वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सबको पता ही है कि हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर बायो का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया है, जिसके मैंने आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट किए थे। उसी का आज हम पार्ट सेकंड जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि जितने आपकी बेसिक्स जो है जितना ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाते हैं, उतना आपका ग्रिप जो है सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा रहेगा और आपका सब्जेक्ट बहुत इजी रहेगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उन्हीं बेसिक्स को और क्लियर करेंगे बहुत इजी वे में। तो आज जो हम इस सेशन में जो हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा, जो हम कवर करने वाले हैं, माइंड मैप जो हमारा कंटेंट है। पहला जो फर्स्ट कंटेंट है वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हैं। दूसरा है हमारा सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किस तरह सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। तीसरा जो है एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है क्या है, सेल थ्योरी में किसने दी है ये सेल थ्योरी। और फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे है वो है सेल एनालॉजी। हम सेल को कंपेयर करने वाले हैं फैक्ट्री के साथ, जिससे आप सेल को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम पहले मेन टॉपिक से। जो पहला है हमारा कंटेंट, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। इसको समझने के लिए हमारे बुक में जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है, एक एक्टिविटी हमें करनी है जिससे हम इस कंटेंट को ईज़िली समझ पाएंगे, और वो है ऑनियन पील एक्टिविटी जो बुक में दी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी साथ में प्रोसीजर ये सब चीज़ें समझा दूँगा कि आपको ये एक्टिविटी करनी कैसे है, और फिर इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फिर इससे हमारा क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या रिज़ल्ट आएगा आपको, और उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा। ये हम इस जो है यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जो हमें चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। एक तो हमें फ्रेश अनियन चाहिए, और इसके बाद एक फोर्सेप चाहिए, एक लेबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसके बाद वॉच ग्लास जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वॉच ग्लास के बाद हमें चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद हमें चाहिए ग्लास स्लाइड, साथ में कवर स्लिप भी साथ में होनी चाहिए, और इसके बाद जो है ब्लॉटिंग पेपर साथ में, और साथ में आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बगैर भी हम इस पर एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमें एक प्याज लेना है, एक फ्रेश प्याज, उसका जो हम स्लाइसेस उठाते हैं, हम एक स्लाइस उठाना है। स्लाइस के जो इंटीरियर साइड में है, यानी अंदर के साइड में, हमें वो पूरा स्लाइस नहीं लेना है। स्लाइस का जो कि वो कनकेव शेप्ड होता है, जो इसका इनसाइड जो है बेंडेड सरफेस, उसके इनसाइड हमें एक लेयर मिलती है जो बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट बहुत पतली होती है। बस हमें वो लेयर चाहिए। वो लेयर आपको निकालनी है। जो आपको इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला है फोर्सेप, जो यहाँ पे दिया हुआ है फोर्सेप, इस फोर्सेप से आपको उस छिलके को उस जो ट्रांसल्यूसेंट लेयर है उसको निकालना है। फिर निकालने के बाद आपको उसको ट्रांसफ़र करना है वॉच ग्लास में, और इस वॉच ग्लास में उसको डालना है। उसको हम एक छोटा सा पीस लेना है आपको। पहले उसको इस वॉच ग्लास में आपको डालना है, फिर इस वॉच ग्लास में आपको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, उसमें जो है वाटर कंटेंट थोड़ा रहे, ताकि वो फ्रेश रहे, ड्राई ना हो। नहीं तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सही, हमारा जो ये है एक्टिविटी है सही से नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमें उसका एक छोटा सा पीस लेना है, स्क्वायर शेप का, बहुत छोटा सा, जो हम कह सकते हैं, जो फिर बाद में हमें उसको डालना है हमें स्लाइड पे। ये जो यहाँ पे स्लाइड आप दिख रहे हो, इसी स्लाइड पे हमें उसको डालना है धीरे से। और इस स्लाइड पे डालने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि एक ऑप्शन है,
वो है आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है तो फिर आप इसी आयोडीन सॉल्यूशन को एक दो ड्रॉपलेट डाल सकते हो डायरेक्ट इस क्या बोलते हैं उसको वॉच ग्लास में, जहाँ पे आपने इस लेयर को रखा है वाटर के साथ, ताकि इसमें एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन का मेन यूजेज ये है कि इससे हम कलर, ये जो है स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब उसको कलरेशन के लिए यूज़ होता है, तो स्टेन के लिए, ताकि आप जब उसको देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखे जो आप देखना चाहते हो उसके अंदर। इसलिए तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस है, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है उसके ड्रॉपलेट आप इस वॉच ग्लास में, यहाँ पे वॉच ग्लास में डाल सकते हो, और उसमें वो कलर एज ए कलरेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको उठाकर आप डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करना है, एक छोटा सा पीस जो है सिंपल आपको करना है ट्रांसफ़र ग्लास स्लाइड पे जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, और उसके बाद आपको एक कवर स्लिप होती है बिल्कुल स्क्वायर शेप की, बहुत छोटा होता है पतला सा, ये कवर स्लिप आपको डालना है इसी के ऊपर, जो आपने जहाँ पे ये अपने छोटा सा पीस डाला है उस लेयर का, उसके ऊपर आपको डालना, लेकिन बहुत धीरे से और बहुत ही केयर के साथ, क्योंकि वहाँ पे बबल नहीं होना चाहिए, उसके नीचे एयर नहीं घुसना चाहिए जब ये आप कवर स्लिप उसके ऊपर डालते हो, क्योंकि अगर एयर उसमें घुसा, वहाँ बबल्स बनते तो आपकी एक्टिविटी जो है वो, आपका रिज़ल्ट जो है क्लियर नहीं आएगा। तो आपको धीरे से पहले वन साइड का जो स्लाइड है, वो है कवर स्लिप है, पहले वन साइड से धीरे धीरे नीडल से हेल्प करके आप उसको इसके ऊपर आपको डालना है उस ऑब्जेक्ट, ताकि कवर स्लिप का मेन जो मतलब हमारा, मैं कह सकता हूँ कवर स्लिप का यहाँ पे नीड जो है वो इसलिए होती है ताकि वो जो मटेरियल है वो उसको इधर उधर, मतलब एक जगह कांस्टेंट रखे ताकि हम उसको देख सके, वो इधर उधर ना चला जाए। इस करके कवर स्लिप को आपको ध्यान से उसके ऊपर रखना है, एयर बबल्स नहीं होने देना है धीरे से। फिर इसी को उठा के, अब अगर इसमें स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन वहाँ वॉच ग्लास में नहीं डाल पाते तो यहाँ भी एक ड्रॉप इस पे डाल सकते हो, अगर है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आपको यही स्लाइड उठा के डालना है माइक्रोस्कोप जो है इसके, ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके यहाँ जो स्टेज है, स्टेज के पास, फिर हमें ऑब्ज़र्व करना है इसको माइक्रोस्कोप के अंडर। फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप के हमें एडजस्ट करना है माइक्रोस्कोप को, और उस माइक्रोस्कोप को मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो माइक्रोस्कोप के हैं उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं माइक्रोस्कोप को पूरा डिफ़ाइन करूंगा, सारे पार्ट्स, कौन से पार्ट्स क्या क्या है और उनको कैसे यूज़ करते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे इसी माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखकर स्टेज के ऊपर आपको इसको जो है ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व जब आप करोगे, इसको ऑब्ज़र्व करोगे, इसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब वो रिज़ल्ट आपको कैसा मिलेगा, आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स आपको शो किए हैं, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड जो है वो बिना कलर के हैं, जैसे मैंने आपको बोला अगर आपके पास आयोडीन नहीं है, स्टेनिंग के बगैर है, तो आप जो लेफ़्ट वाला है आपको इस तरह का जो है, इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी माइक्रोस्कोप के अंडर उस स्लाइड पे। तो अगर आपने स्टेन डाला है, आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, तो राइट वाला जो है आपको इस तरह की शेड दिखेगी। ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताया, आपकी एक्टिविटी, आपका रिज़ल्ट जो है किस तरह आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, जो आपकी ऑन एंड पीएल एक्टिविटी की। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हो, चाहे लेफ़्ट वाली या राइट में, आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं। जो हमें ऑनियन का बल्ब जो लिया है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे ये जो राउंडेड टाइप की, मतलब जो थोड़े लंबे हैं, इलोंगेटेड टाइप के, यही जो है इन्हीं को सेल्स कहते हैं। दे आर द सेल्स। यही है ऑनियन के बेसिक, सबसे छोटे स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट हमारे ऑनियन के, इन्हीं को सेल्स कहते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि मतलब कोई भी और मतलब जो मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिज़म, कोई भी पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट, कुछ भी
मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट दैट इज़ सेल। यहाँ पे भी आपको सेल जो है सबसे छोटा यूनिट जो दिख रहा है वो यहाँ पे सेल है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम ऑनियन, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट साइज़ होते हैं, छोटे भी होते हैं बड़े होते हैं, अगर हम छोटे ऑनियंस लेते हैं क्या बड़े, मतलब क्या उनमें साइज, सेल की साइज़ जो है छोटी मिलेगी? अगर बड़े ऑनियन लेंगे क्या उनमें बड़े साइज़ होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनियन जो भी लो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सेल्स आपको एक ही साइज़ जैसे मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद इससे ये, अब हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो पहला हमारा आंसर कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हैं, और दूसरा जो है वो है सिर्फ ऑनियन नहीं बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरी बात ये भी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल के भी बने हैं और कई सारे सेल्स के भी बने हैं। जैसे आप जानते हैं अगर एक सेल है तो यूनिसेल्यूलर, अगर यही बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाए तो दैट्स ए मल्टीसेल्यूलर। जैसे ऑनियन जो है इट्स एन मल्टीसेल्यूलर, आपने वहाँ पे बहुत सारे सेल्स देखे। आप बैक्टीरिया देखते हो वहाँ पे वन सेल है, दैट्स ए यूनिसेल्यूलर। इसके बाद अगर हम देखें नाउ द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके बाद आता है दैट्स सेकंड कंटेंट, सेल स्ट्रक्चरल और एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं ऑल्दो सब जानते हैं लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी रहता है, कोई क्लियर नहीं कर पाता इस कन्फ्यूजन को। व्हाट इट मीन्स, ये दोनों डिफरेंट है। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम लगता है बट इट्स नॉट सेम, इट्स टोटली डिफरेंट। पहले मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा कि एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हैं सेल। जैसे आपको पता है कि अगर हम स्ट्रक्चरल मतलब हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है स्ट्रक्चरल देखते हैं उनको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, तो आप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट्स मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। Organ systems is made up of organs which in turn is tissues, then cells and cellular organelles, और cellular cells के अंदर cellular organelles जो हैं they are made up of atoms and molecules। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आप देखोगे इस सारे स्ट्रक्चर में अपर से लेकर लोअर लेक्चर सबसे बेसिक हमें यहाँ पे सबसे पढ़ा है सेल एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो प्रूव हुआ कि सेल इज़ ए यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सेल एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सबसे बेसिक यूनिट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद आता है सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस, उसके बाद आता है सेल। लेकिन हम सेल को क्यों लेते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट? तो उसका एक सबसे मेन आंसर आपको यहाँ जो मिलेगा, जो मैंने आपको डायग्राम मतलब यहाँ पे आपको शो भी कर रहा हूँ कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है और सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस जो हैं दे शो नो लिविंग एक्टिविटी, ये कोई लिविंग एक्टिविटी शो नहीं करते। तो यहाँ पे लिविंग एक्टिविटी शो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। दैट्स वाई हियर सेल इज़ नोन टू बी एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट जो यहाँ पे बनता है वो है सेल, क्योंकि सेल से ही जो है एक्टिविटी ऑफ लाइफ जो है दिखती है। अभी एक्टिविटी ऑफ लाइफ का मतलब एवरी सेल, जैसे हम कहते हैं एवरी सेल परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। सिर्फ सेल्स क्यों? अब यहाँ पे बेसिक फंक्शंस मैंने बताए। मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिक दिया है कुछ बेसिक फंक्शन का। एम.आर. ग्रीन जो आपकी स्लाइड पे है, मिस्टर ग्रीन, एम.आर. ग्रीन। ये एम.आर. ग्रीन क्या है? ये कुछ बेसिक फंक्शंस है। M means moment, R means reproduction, G growth, respiration, excretion, excitability, nutrition। ये कुछ बेसिक्स हैं। ये सारे फंक्शंस जो हैं आपको सेल में मिल जाएंगे। सबसे बेसिक आप ये फंक्शन सेल ऑर्गेनेली में आपको नहीं देखेगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगी, इसलिए जो यहाँ पे बेसिक यूनिट शुरू होता है वो होता है सेल। इसीलिए सेल को कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर का भी बेस यही से शुरू होता है। सो नाउ अब ये तो समझ में आएगा कि इसको स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहा गया है। नाउ लेट वी कम टू द सेकंड पॉइंट। अब इसको बोलेंगे कि फंक्शनल यूनिट कैसा है।
फंक्शनल यूनिट में ऐसे कैसे, फंक्शनल मीन्स फंक्शंस की बात करें। अब सेल फंक्शनल यूनिट कैसे हैं, स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया है। अब फंक्शनल हम ऐसे कह सकते हैं, यू नो दैट यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक सेल भी है, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं, जिनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लेकिन इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में अगर आप सबसे बेसिक यूनिट देखोगे, यानी सबसे लोवेस्ट यूनिट देखोगे, दैट्स अ सेल। चाहे आप लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करो या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, उनमें जो है एक ही सेल है, लेकिन वो एक सेल जो है सारे फंक्शंस करती है। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, मूवमेंट हो। और अगर हम अपर यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें भी यही सारी प्रोसेसेस होती है, लेकिन बहुत सारे सेल्स मिलकर करते हैं। लेकिन बेसिक सेल वहाँ भी है, बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेल्स हम उनको कहेंगे। तो यूनिसेलुलर में सिंपल सेल्स होते हैं और मल्टीसेलुलर में कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेल होती है, उनमें सिंपल सेल होती है, वो एक सेल सारे फंक्शंस करती है। और मल्टीसेलुलर में वो एक सेल जो है ग्रुप्स बनाती हैं, जिससे वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लेकिन बनता इसी एक सेल से ही है। सो यहाँ पे भी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, लेकिन हम यहाँ पे किसके रिगार्ड में लेते हैं, फंक्शंस। वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यूनिसेलुलर में इसी सेल से, मल्टीसेलुलर में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बेस होता है यही एक सेल, यही सब मिलते हैं तभी तो फंक्शंस करते हैं। So that's why here we called cell as a functional unit of life। तो वहाँ structural unit of life क्योंकि वो structure में भी बेसिक है, और यहाँ पे functional unit of life क्योंकि ये बेसिक जो है फंक्शन में भी बेसिक है। तो अब अगर इसके बाद हम देखें कि आगे दोस्तों इम्पोर्टेंट मतलब और टॉपिक्स बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो इस पे बेल आइकन जो है उसको प्रेस प्रेस करके, ताकि जितने जो भी नए वीडियोस मैं डाल दूँ वो आप लोगों को उसके अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी इट वाज पोस्टुलेटेड बाय मैल्थियस शिल्डन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, और थियोडोर शेवन जो कि जोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, इन दो साइंटिस्ट्स ने। लेकिन बाद में इसको एक्सपेंड किया रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉइंट है इस चैप्टर में, सेल थ्योरी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये सेल थ्योरी है क्या, सेल थ्योरी जो है इसके मेन पोस्टुलेट्स जो है बहुत सिंपल है। इन दो साइंटिस्ट ने, मतलब इन तीनों साइंटिस्ट ने, जो बाद में एक्सपेंड भी किया मतलब विर्चो ने, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये चीज़ जो है डिफ़ाइन की कि सेल जो है इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा मेन पॉइंट जो है इस सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के ही बने हैं। और तीसरा जो है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म जो इसका है, जो विर्चो की वजह से ऐड हुआ है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो भी सेल्स मतलब नए सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल्स से अराइज होते हैं। जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ अमीबा का। जब अमीबा जो है अमीबा जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं, यानी उसी सेल से दूसरे नए नहीं आ जाते, उसी सेल से बनते हैं। तो जो भी सेल्स डिवाइड होते हैं वो पहले सेल से ही डिवाइड होते हैं, एकदम से नए नहीं आते। दैट इज़ द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी। इसके बाद अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो देयर कम्स सेल एनालॉजी। अब ये जो है यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है सेल को समझने के लिए। सेल एनालॉजी मतलब यहाँ पे जो है मैं सेल को कंपेयर, ताकि आप लोग
ईज़िली समझ सको सेल को, इसके फंक्शंस को, सेल है क्या, इसको मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ एक फैक्ट्री के साथ, सेल और कंपेयर कर रहा हूँ फैक्ट्री के साथ, ताकि इन दोनों को कंपैरिजन करके मैं एज एन एग्ज़ाम्पल आपको फैक्ट्री में समझा दूंगा, जिस तरह मतलब सेल जो है वो किस तरह फैक्ट्री की तरह जो है वर्क करती है। चलो मैंने आपके सामने जो डायग्राम दी है, ऊपर एक डायग्राम टॉप जो बॉटम है, पहले बॉटम वाली डायग्राम को देख लेते हैं। इस सेल को आप गौर से देख लो, ये जो आउटसाइड कवरिंग है, सबसे आउटसाइड जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटसाइड कवरिंग है, ये समझो ये बाउंड्री वॉल, जो वॉल है फैक्ट्री का, पूरा जो आउटसाइड कवरिंग फेंसिंग वॉल जो है ये फैक्ट्री का सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, लेफ़्ट साइड से न्यूट्रिएंट्स जो है, ये न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में गेट है, तो यही सेल जो फेंसिंग गेट जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, आउटसाइड बाउंड्री, इसी से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है अंदर आ रहे हैं इस फैक्ट्री के। यहाँ पे जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे जो हैं इसी से आते हैं, सेल मेम्ब्रेन से एंटर हो जाते हैं फैक्ट्री इस कवरिंग के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, फिर ये चले जाते हैं, सीधा जाते हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिस तरह फैक्ट्री में जो भी चीज़ें आती है पहले वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हमारे सेल में, वो मान लो हमारे सेल में जो है वो है राइबोसोम जो है, दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो यहाँ पे इन न्यूट्रिएंट्स को, जो भी इनपुट आता है, इसको इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डालकर, प्लांट में डालकर, फैट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, वो सब यहाँ पे बन जाता है। फिर यही इसके बाद ये जो है सेकंड साइड में आप देख सकते हो, ऊपर से ग्रीनरी आकर ये जो है पैकेजिंग प्लांट, यहाँ पे पैकिंग होती है। और ये पैकिंग जो होती है, पैकिंग में आपको दो मेन चीज़ें जो वर्क करती है, सबसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़, ये आपको पैकिंग में यूज़ होती है। इस तरह फैक्ट्री में भी पैकेजिंग होती है, तो हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ मिलकर जो है मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, ये सब वही काम करते हैं। तो इस तरह जो है पैकेजिंग के बाद ये इसको सेल के बाहर भेजते हैं, इसी बाउंड्री से सेल के बाहर भेज देते हैं, जो ये फैक्ट्री के हैं। इस तरह यहाँ पे आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें जो है रिपेयर करनी हो, तो वो दूसरे साइड आ जाती है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल के दूसरे साइड में। और जो वेस्ट मटेरियल कुछ होता है, वो भी सेल के दूसरे साइड से निकल आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब इस फैक्ट्री के दीवार के बाहर से। अब यहाँ पे आप देखोगे इस फैक्ट्री के बीच में, सेल के बीच में होगा न्यूक्लियस, जो कि पूरा मास्टर कंट्रोल है, यानी यहाँ पे कौन सी फंक्शन, कहाँ पे क्या बनना, ये सारा जो पूरा यूनिट है में मास्टर कंट्रोल, वो ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हो एज ए फैक्ट्री की तरह। अब यहाँ पे आपको, अब ये सारी फंक्शनें करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, मेन चीज़ जो आपको चाहिए दैट्स एनर्जी। और वो एनर्जी आपको प्रोवाइड जो करता है वो यहाँ पे जो है जनरेटर, एनर्जी जनरेटर, यानी वो हमारे सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है, वही यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी एनर्जी से ये सारी जो है पूरी जो फंक्शनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है, पैकेजिंग यूनिट चलता है, बाकी इनपुट आउटपुट, ये सारा जो है यही जनरेटर से ही हो जाता है। जस्ट लाइक फैक्ट्री, ये आप फैक्ट्री ही की तरह वर्क है। मैंने यहाँ पे क्यों बोला है, इसलिए ताकि आप इसको ईज़िली समझ सको कि सेल जो है वर्क कैसे करता है एज एन फैक्ट्री। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपने पढ़ा, कुछ स्टोरेज, जैसे अगर हम कुछ फूड जो है खुद से स्टोर रखता है, रिज़र्व रखता है, फैट्स रिज़र्व रखता है, वो ये रखता है वैक्यूल्स में। जो फूड स्टोरेज हैं, बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो रहती हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स मतलब जो बाद में ये कंज़र्व करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पे जो है ये सेल जो है किस तरह, क्या कह रहा हूँ, मतलब जो है मतलब फैक्ट्री की तरह जो वर्क कर रहा है। वैक्यूल जो है फूड स्टोरेज या मिनरल्स वो स्टोर होते हैं वैक्यूल में, या वाटर ये कंटेंट। अब यहाँ पे और हाँ, लाइसोसोम्स, जो यही वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना जो है, उसमें जो है लाइसोसोम्स जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं।
अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ ये फैक्ट्री एज ए फैक्ट्री यूनिट कैसे काम करता है, ताकि आप एक एलिमेंट्री आइडिया मिले आपको फंक्शन कैसे होता है। बाकी ये सारे ऑर्गेनलीज, इनके फंक्शन हमें अलग से सेपरेटली पढ़ने हैं, इसलिए अभी आपको मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर वापस मैं आपको मैन डायग्राम दिखाता हूँ, ऊपर वाले डायग्राम को, अगर आप इसको देख लेते हो तो यहाँ पे भी 3 डायमेंशनल में आपको यही मिला है। सेल जो है किस तरह वर्क करता है, ये वैक्यूल है यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन में है, यहाँ पे स्टोर रहता है ये सब चीज़ें, वाटर, फूड स्टोरेज, बाकी सब चीज़ें। और ये जो है ये न्यूक्लियस है, मास्टर कंट्रोल, किस तरह ये पूरा कंट्रोल पूरी सेल करती है। यहाँ पे जो है ये वाली जो है गोल्गी बॉडीज़, सॉरी यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके साथ, ये गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है ब्रांचेस जो निकले हैं जिनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो फ्रेमवर्क करते हैं, सेल को प्रोवाइड फ्रेम करता है। और यहाँ पे कुछ और मैंने बनाए हैं पर्सन्स यहाँ पे डायग्राम्स में, जो शो करते हैं किस तरह वर्क सब मिलकर करते हैं सेल में। और ये वैक्यूल है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है, सबको पावर प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। इस तरह जो ये सारी जो है आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये जो है किस तरह वर्क करता है सेल एज ए फैक्ट्री। इसके बाद अब आपको कुछ आपकी नॉलेज बूस्टिंग के लिए एक मेन पॉइंट्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आपके याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको पॉइंट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें इन पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है सेल के रिलेटेड। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किए। 1674 में लिवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किए जिनको एनिमल्क्यूल्स बोलते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। 1839 में पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है मेनली स्टूडेंट्स को, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों में डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड कंटेंट, ओनली फ्लूइड कंटेंट, सेल का जो फ्लूइड कंटेंट उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, इसमें सब मतलब जो भी फ्लूइड कंटेंट है विद सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, दोनों चीज़ें मिलकर, यानी साइटोप्लाज्म में सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सिर्फ फ्लूइड मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे सब मिक्स है, मतलब फ्लूइड भी और ऑर्गेनेलीज मिला के सब कुछ, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद 1839 में शिल्डेन और शेवान ने प्रपोज किया था, शेवन ने सेल थ्योरी, और 1855 में सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया विर्चो ने। बोला क्या कि सेल जो है दे एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और फाइनली मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। और आप जो भी, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो,